झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर हुए चुनाव परिणाम के बाद जो चुनाव परिणाम है उसके बाद राजनीतिक तपिश कम नहीं हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, माले सब एक दूसरे के निशाने पर हैं और सब के सब कटघरे में हैं। इस चुनाव परिणाम में जिस तरीके से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई, उसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दावे, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी अपने तरीके से दावे कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से दावे कर रही है, माले अपने तरीके से दावे कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से दावे कर रही है, वहीं एनडीए का हिस्सा बीजेपी भी अपने तरीके से दावे कर रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से सिंधमारी हुई, कौन कौन उस पूरे खेल में शामिल था, अपने अपने तरीके के दावे। लेकिन इन्हीं दावों के बीच एक और दावा सामने आया है, एक और आरोप आया है सामने, जिसमें 100 करोड़ रुपये बस से आने की बातें कही गई है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में करोड़ों का खेल हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है और 100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के रास्ते बिहार पहुंचने की बातें कही जा रही है। ये दावा, ये बातें कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, ये एक सांसद कर रहा है और जो सांसद कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, अपने तौर पर झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करता हुआ भी नजर आया था, जिसके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। वो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वो कांग्रेस को अपने तौर पर समर्थन देते हैं और अपने आप को कांग्रेस का नेता ही बताते हैं। उन्होंने जो दावे किए उसमें 3-4 किरदार बहुत अहम है। एक जयराम महतो, हालांकि उन्होंने जयराम महतो का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन उसे निर्दलीय विधायक के रूप में चिन्हित किया। दूसरा जेडीयू के विधायक सरयू राय और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी। ये तो झारखंड से जुड़े हुए 3 किरदार हुए। बाकी 2 अन्य किरदार आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक महासेठ का नाम लिया है। वो महासेठ कौन हो सकता है, बिहार के जाने वाले समझते होंगे। संभवतः उन्होंने समीर महासेठ की तरफ अंकित किया, जो आरजेडी से मधुबनी से पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी से जुड़े एक बड़े बालू माफिया का भी और इशारा किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कई जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं। सुभाष यादव कोडरमा से, चतरा से, तमाम जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं, ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार भी किया था, लंबे समय तक जेल भी रहे। लेकिन पप्पू यादव ने जो दावे किए हैं, उन दावों को अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में थी, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जो है ईडी का भी अपने तौर पर दबाव था, ईडी ने काम किया। छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस पूरे परिमल नाथवानी की जीत में एक बड़ी भूमिका है। जो एक बिहार के बड़े बिल्डर हैं, उनकी भी भूमिका है। झारखंड के भी एक बड़े कारोबारी का उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारे दावे किए। जयराम महतो के बारे में उन्होंने बिना नाम लिए जिक्र किया कि निर्दलीय विधायक जिसके राजभवन से अच्छे संबंध है, यानी कि संतोष गंगवार, राज्यपाल की ओर भी उन्होंने इशारा किया। सरयू राय को लेकर उन्होंने दावा किया कि सरयू राय कांग्रेस माइनस करके पूरी नई सरकार बनाने में अपने तौर पर पहल कर रहे हैं। हालांकि जो पप्पू यादव ने जो दावे किए हैं उसको सीधे तरीके से खारिज कर दिया गया। सरयू राय ने भी उस दावे को खारिज किया है। क्या कुछ पप्पू यादव ने दावा किया और उन दावों की पूरी जो थ्योरी उन्होंने बताई है, उस थ्योरी को आप समझिए और आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि अपने अपने तरीके से हर तरीके के दावे किए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 नहीं, सिर्फ 50 विधायकों के ही नेता हैं, जिन 50 विधायकों ने गठबंधन के उम्मीदवार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और कांग्रेस को वोट दिया। इसी बीच में पप्पू यादव का जो सनसनीखेज आरोप आया है, उस आरोप ने उस राजनीतिक तपिश को और बढ़ा दिया है। आप पप्पू यादव के दावों को सुनिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइए। नमस्कार, जोहार। इसके मुख्य सूत्रधार हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़, आरके कंस्ट्रक्शन बेगूसराय,
जो गया और रांची रेलवे बस और दूर कीजिए ना भैया, कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा और। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक मंत्री के नजदीकी है। बस तीसरा है शिवनाथ साहू, जो बड़े बस कंपनी बिजनेसमैन है छत्तीसगढ़ के। आरके कंस्ट्रक्शन के मालिक। वह एक ही होटल में ठहरे थे, एक ही होटल। विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ये दोनों आदमी, और एक है निजामुद्दीन एक्स एमएलए जीएमएम, वो 19 नंबर रूम में ठहरे थे गेस्ट हाउस सरकार। दूसरा है हमारे एक सांसद गोड्डा के, कोई बांका के। तीसरा है कोई महासेठ, जो आरजेडी से, हमको नहीं नाम पता, जिनका रिश्ता शिवनाथ साहू से अधिक है। और एक है कोयला माफिया, जिसके यहाँ ईडी का रेड हुआ था, लाल धनबाद। रेडिसन ब्लू स्टार में ठहरे थे। और एक है कोई मनोज मंडल नाम का आदमी, जो बीजेपी दफ्तर में ठहरा रांची। और वही निजामुद्दीन, जो झारखंड में जो निजामुद्दीन एक्स एमएलए हैं, उनको लिफाफा पहुंचाने का काम मनोज मंडल, जिनका नंबर है 9006397913, झारखंड बीजेपी कार्यालय में ये थे। ये सीसीटीवी में कैद है। 19 नंबर में निजामुद्दीन जीएमएम से मिले, वो सीसीटीवी में कैद है। और यही व्यक्ति का बात व्हाट्सएप पर विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम से हुआ। करमवीर सिंह महासचिव है बीजेपी के, उनसे मनोज मंडल की बातचीत हुई। निजामुद्दीन की 3 बार बातचीत मनोज मंडल से हुई। ये सभी लोग शिवनाथ ट्रेवल्स के मालिक हैं। इन्हीं के बस से कई 100 करोड़ रुपया झारखंड आया। एक बड़े बालू माफिया जो आरजेडी में हैं, जो विभिन्न जगहों से घूम घूम करके राजनीति करते हैं। और एक महासेठ। इन लोगों को लोटस करवाया गया। बिहार के एक शीर्षस्थ बड़े नेता ने एक सांसद के साथ गठबंधन सामंजस्य करके यह धमकी दिलवाया गया कि एलओपी मात्र एक एमएलए के कारण आप बने हुए हैं। यदि 2 एलओपी हम तोड़ लिए एक दिन, तो आपकी एलओपी चली जाएगी। एलओपी की धमकी दी गई, ईडी की धमकी दी गई। लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी ने एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए। गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्स निर्दलीय एमएलए का। वह डील हुए वहां से। सरजुग राय जी की भूमिका कांग्रेस को छोड़ करके सरकार कैसे रहेगी, बचेगी, इसको लगाएगा, जिसमें ईडी कांग्रेस के हमारे 2 बड़े विधायकों पर लगातार, एक जो धनबाद परिक्षेत्र में है, एक रांची परिक्षेत्र, जिन पर लगातार दबाव बना रहे हैं ईडी का।
वामपंथी पार्टी ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनका वोट वैलिड नहीं। बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वैलिड नहीं। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया, और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी को 3 लिफाफा पहुंचाया। यही मनोज मंडल जिनका नाम आपको मैं लिखा। और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना है। उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, माध्यम कौन है। और एक सांसद, 2 सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती। इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, एलओपी ना जाए, ईडी से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को सेक्युलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहां लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता। मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाया गया। और वो 3 लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं, और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं, और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं। अलग अलग उनको दिया गया सिर्फ लिफाफा पहुंचाने। और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा, और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली। तब जाकर के नत्थी जो भी हो, परिमल अथवानी बड़ा घमंड है इसको, ये अथवानी नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और जीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। धन्यवाद। दूसरी बात जो सबसे, इससे भी महत्वपूर्ण, लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहता हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया, और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा, एक नेता। आज जातीय आधार पर, मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था। 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये काउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क है। और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है, तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे?
या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीवान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़की था, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामदेवी यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है, कोर क्रिमिनल अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल बालू माफिया, शराब माफिया को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था, तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था, और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया? तो नीतीश कुमार जी अपराधी के, माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली, तब क्यों नहीं गोली चल रही थी? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल, और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही है, और तब क्यों नहीं लग रही थी? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा ये सवाल है, तो जो भी इनकाउंटर हुए हैं, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए, 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस वाले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं, एक आदमी बोलने वाला नहीं, बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आज जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा किए, और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिलाओ, है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ, कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ भरबोले पर। या तो सरकार रिजाइन करे, या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे, दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं, ये स्वीकार कर लिया गया गलत इनकाउंटर हुआ, और पूरे वीडियो। दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। उसी कड़ी में नालंदा का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग है, दोनों पासवान लड़के को पुजारी के द्वारा पीटते पीटते मार दिया गया, 15 लोग मारे। और उसके बाद एक वीडियो सीओ और एक थाना प्रभारी एसके रंजन मिश्रा, 3 आधा दर्जन लड़की और 2 दर्जन लड़का, चौधरी, साहू, पासवान, राम, शाह, यादव, ये लोग डिग्री कॉलेज को नगर नौसा में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे। जो गवर्नर का रूल है कि हेडक्वार्टर में ही कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहां के विधायक नारायण बाबू, सांसद ने जबरदस्ती
स्वजातीय के गांव में 5 किलोमीटर ले जाकर के वहां डिग्री कॉलेज डीएम के प्रेशर देके करवा दिया। नगर नौसा के सभी जाति के बच्चे कह रहे थे डिग्री कॉलेज यही। हमारी बेटी के कनपट्टी पर गोली सटाया गया, बोला मार देंगे, नचनिया हो, गाली देंगे तो आप ठीक कर लीजिएगा। हमारी मां को क्या नाम है, प्रीतिया पासवान, मारते मारते नंगा कर, क्या नाम है, रीता शाह, मारते मारते, ओ शाह, मारते मारते, क्या नाम है, जादव, तीनों लड़की को घसीट के थाने में 22 साल 23 साल 24 साल की लड़की को घसीट के जेल में बंद कर। आप सोचिए क्या बीतती होगी उस कुमारी बच्ची पर। सिर्फ आवाज उठाया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या जालियांवाला बाग से भी खतरनाक घटना नहीं है? और कोई आवाज नहीं उठाया। पासवान के लिए क्यों नहीं, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं, उस वीर की बेटी के लिए क्यों नहीं? ये बिहार इतना स्वार्थी हो गया। आवाज, मदद तो छोड़ दीजिए, मदद का दायित्व तो सिर्फ पप्पू यादव का है, वो हम देख लेंगे। किसी को भूखा बिहार में नहीं रहने देंगे, किसी को नहीं। लेकिन जो जुल्म किया है, हम हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसआईटी की जांच, हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं। 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और जादव को, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा थाना में उसका रिकॉर्ड है, जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आ गया, मार देगा मार देगा मार देगा, मम्मी मार देगा, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज। जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस न लो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस न लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बन करके गाली दी, सब लोग प्राइवेट में जाके गए। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, पीडीओ और सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आड़ा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेगी। बिहार में महा सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, आरडब्ल्यूडी उडको और भवन में उसको बचाने के लिए, एफआईआर ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, रिशु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की है। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। और महतो पासवान सारे परिवार को 50-50 लाख रुपया और नगर नौसा की में वीडियो सीओ थानेदार का सस्पेंशन। अंत में क्या, यादव दलित माइनॉरिटीज को
ईबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या यादव लोग बिहार छोड़ दे? जिस तरीके से एक तरफ काउंटर करके रिशु सिन्हा और लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बनाकर के मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। सरकार आनंद फानंद में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में रिशु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। और बिहार के बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना, तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के दिखाओ। काहे गोपालगंज का एसपी को संत कर दिया है? केस तो करिए थे, तुम आज ही गया था। आनंदा पर भी तुमने केस किया था गलत तरीके से, नाच का कोई नहीं। हाँ, राइफल गलत थी, यदि राइफल में नाच हो रहा था तो गलत था, लेकिन नाच देखना गुनाह नहीं था। केस तो किए थे, आपने तो हाईकोर्ट तक जाने का मौका दिया। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। आपकी तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत भी नहीं है किसी। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो, जितना गोली मारना हो हम खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और 1 बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। मैं लिफाफा भेज चुका हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार और स्पीकर को लिख के दे चुका हूं। जब तक बच्ची के बलात्कार का नहीं रुकेगा, जब तक दलित और माइनॉरिटीज का एक्सटॉर्शन नहीं रुकेगा, मोम लिंचिंग नहीं रुकेगा, जब तक इसके गलत इनकाउंटर होते रहेंगे, जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई जारी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।